हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और हम बात करने वाले हैं अब जेनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने पिछले टॉपिक में समझ लिया। अब बात करते हैं कि क्या हो अगर मेंडल ने एक साथ दो ट्रेट यानी कि दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या लिया, मेंडल ने लिया दो कैरेक्टर। एक तो लिया उसने सीड शेप एंड दूसरा लिया सीड कलर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, जैसे कि सीड शेप अगर उसने देखे तो इसमें क्या क्या था, इट इज राउंड एंड रिंकल। ओके, जिसको डिनोट किया किसके थ्रू, आर आर एंड स्मॉल आर। ओके, एंड सीड कलर क्या था, इट इज येलो एंड ग्रीन। तो इसे लिया कैपिटल वाई और यहां कन्वीनियंस के लिए स्मॉल वाई, मतलब कि ये वाली कैरेक्टर डोमिनेंट है और ये कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव है। जब इसका क्रॉस कराया तो देखिए क्या लिया उसने, एक तो प्लांट लिया राउंड और येलो वाला और दूसरा प्लांट उसने कैसे लिया, विच इज दी रिंकल एंड ग्रीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहां पे देखिए अब इसका हम जीनोटाइप लिखेंगे लाइक दिस, वी विल राइट लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए इससे गैमीट जब मियोसिस होगा, मैं प्रीवियस में भी बता चुकी हूँ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जब मियोसिस होगा बनेंगे तो 4 गैमीट ही, बट सारे ही गैमीट एक जैसे बनेंगे, तो हम सिर्फ एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, बनेंगे 4 गैमीट बट सारे एक जैसे बनेंगे। यहाँ पे भी क्या बनेंगे, स्मॉल वाई बनेगा। क्लियर है ये चीज। अब क्या किया मेंडल ने, इन दोनों को क्रॉस कराया। जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो मेंडल को क्या मिला, मेंडल को सारे प्लांट कैसे मिले, दैट ऑल प्लांट्स वर राउंड एंड येलो। दिस वन दी F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। तो मैंने अगेन सोचा जैसे कि उसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसको जिस तरह का रिजल्ट मिला था ऐसा ही कुछ यहाँ पे मिला। मेंडल ने क्या किया, इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया और देखा कि एक्चुअल में जो रेसेसिव वाला ट्रेट है वो ट्रांसफर भी हुआ या नहीं हुआ F1 जनरेशन में। देखो यहाँ तो हमें दिख रहा है बट मेंडल तो सिर्फ फिनोटिपिकली बाहर से ही देख सकता था क्या रिजल्ट आया। तो देखिए इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब देखिए इससे गैमीट क्या बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो अब हमने ट्रेट ले लिए तो गैमीट के कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होंगे। पहले इसको लेंगे तो ये लेगा कैपिटल वाई के साथ एक कॉम्बिनेशन, ये बना लेगा। दूसरा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी कि इससे हमें 4 तरह के गैमीट मिल गए। ऐसे ही सेम यहां पे भी मिलेंगे, इट इज लाइक दिस। समझ आया? ठीक है, चलिए अब इसको क्रॉस करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं इन्हें क्रॉस कराऊं तो आई एम मेकिंग अ क्रॉस, यानी कि आप बोल सकते हैं पुनेट स्क्वायर जो हम बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बना रही हूं। देखिए इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो वी विल गेट 16 रिजल्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पे कितनी कॉलम मतलब ये बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 16 बनाने पड़ेंगे। कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दिस वन, फिर अगेन यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे। ठीक है, ये अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेरा पढ़कर आए हैं तो ये आपको इजीली पता होगा कैसे क्या लिखना है। ठीक है, चलिए पहले इसको पिक करते हैं और इसके सबके साथ क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कोशिश करिए मेरे साथ ही आप भी बनाइए और आप भी मेरे साथ ही इसे बनाते चलिए, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना। पहले आप अपना खुद का बनाइए और फिर देखिए मेरे साथ मैच करके कि क्या आपका भी यही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं दिस वन। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन ये वाला भी यहाँ पे कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग, कोशिश करिए मेरे साथ ही बनाइए। ओके, ऐसा नहीं सोचिए कि बाद में बनाएंगे तब आप इसको समझेंगे, साथ में करते जाएंगे तो हैंड टू हैंड क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज दी
F2 जनरेशन। ओके, चलिए देखते हैं। अब इसमें मेंडल देख रहा है कि फिनोटाइप मुझे क्या क्या मिला, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। तो देखिए मेंडल को 4 तरह के कॉम्बिनेशन मिले। क्या क्या मिले उसको? मिला राउंड येलो, एक प्लांट ऐसा मिला। दूसरा राउंड ग्रीन, एक ये भी प्लांट मिला। दूसरा उसके बाद रिंकल येलो एंड वन मोर इज रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो चलिए काउंट करके देखते हैं राउंड येलो कितने हैं। अब देखिए राउंड येलो यानी कि दोनों ही कैपिटल वाले होंगे तो वो राउंड येलो होंगे। तो देखिए ये राउंड येलो होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई है। यहाँ पे देखो एक कैपिटल वाई है बट डोमिनेंट अलील एक भी इनफ है अपना शो करने के लिए इफेक्ट। ये भी इस तरह का ही होगा, दिस वन ऑल्सो, है ना, राउंड येलो। दिस वन ऑल्सो राउंड येलो। ये नहीं होगा, दोनों स्मॉल वाई है तो राउंड और ग्रीन हो गया। ये वाला राउंड येलो, दिस वन नॉट पॉसिबल। दिस वन अगेन राउंड येलो, दिस वन इज राउंड येलो। बाकी नीचे कहीं भी एक और, हाँ ये और मिल जाएगा राउंड येलो। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि राउंड येलो कितने मिले? 9 मिले। अब देखते हैं राउंड ग्रीन कितने मिले। तो राउंड ग्रीन हम देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो दिस इज राउंड ग्रीन, अगेन वन मोर राउंड ग्रीन एंड दिस वन इज ऑल्सो राउंड ग्रीन। कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि रिंकल येलो कितने हुए। रिंकल येलो तो देखिए क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई होना चाहिए। तो ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, तो कितने हुए? 3। और रिंकल ग्रीन यानी दोनों ही स्मॉल हो जाएगा तो वो सिर्फ एक ही यहां पे मिल रहा है, इट इज। तो हमें क्या रेशो मिला? 9 3 3 1 का रेशो मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, यस, क्लियर है ना, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं और यहाँ पे हमें ये रेशो मिल जाता है 9 3 3 1 का। ओके, जीनोटिपिक रेशियो इसका जनरली वैसे तो पूछा नहीं जाता है, बस फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट टेलिंग यू। अगर आप इन सब का जीनोटिपिक रेशियो लिखने बैठेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, 1 2 1 2 4 2 अगेन 1 2 1। देखिए आपको बस इतना याद रखना है 1 2 1 या हिंदी में 121, है ना। इसको डबल कर दो, 2 4 2 वापस सिंगल कर दो, 1 2 1। तो सिर्फ 1 to 1 ध्यान रखना, बाकी सब अपने आप लिख सकते हैं, वैसे ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आया आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे हम कर सकते हैं। किसी भी दो कैरेक्टर को लेके कर रहे हैं तो इट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, क्लियर है यहां तक? एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ट्रिकी चीज बताना चाह रही हूं। हमने यहाँ पे देखिए डिसाइड किया, देखो इससे हमें 4 तरह के गैमीट मिलते हैं। तो अगर आपको एक बहुत बड़ा सारा कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया एंड यू आर आस्क्ड कि बताइए इसमें कितने गैमीट मिलते हैं, तो वो कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज अ ट्रिक। ओके, पहला नंबर ऑफ गैमीट्स, तो हमेशा ध्यान रखना 2 तरह के गैमीट्स बनते हैं, तो 2 की पावर n। ठीक है, अब n क्या है यहां पर? n इज दी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस अलील। कितने भी हेट्रोजाइगस अलील है उतने ही गैमीट बनेंगे। चलो एग्जाम्पल लेके रखते हैं, मान लो एक ये है, दिस वन, 1 मिनट, सपोज ये कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं कितने हेट्रोजाइगस अलील होंगे, तो ये हेट्रोजाइगस है क्या? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है और ये है, यानी कि n कितने हैं? 2 है। सो वी विल पुट 2 की पावर 2 एंड वी विल हैव ओनली 4 टाइप ऑफ गैमीट। समझ रही हो? 4 टाइप्स ऑफ गैमीट। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये कोई एक कॉम्बिनेशन है। ओके, तो देखो हेट्रोजाइगस 1 2 एंड 3, तो यहां पे आ जाएगा 2 to power 3 एंड आंसर इज 8। समझ में आया गैमीट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो होमोजाइगस है उसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखना। आप चाहे अलग से भी इसको बना के देखेंगे तो आपको ये ही रिजल्ट मिलेगा, इतने ही नंबर ऑफ गैमीट्स यहां पर बनेंगे।
आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ओके, चलिए तो फिर क्या हुआ, मेंडल ने जब ये पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो इसके बेसिस पे मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया. नाउ इफ यू रिमेंबर मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था मेंडल का, कि मेंडल ने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि मतलब अगर एक कॉन्ट्रास्टिंग में है तो डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होगा और रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा. ठीक है ना. फिर दूसरा लॉ उसने क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि क्या होते हैं, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो सारे अलील सेग्रीगेट होते हैं. अब उसने क्या दिया, थर्ड लॉ दिया, और मेंडल का थर्ड लॉ क्या था, दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, दैट वाज द थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है बेटा, क्या है इस लॉ में, वो क्या बोल रहा है, इस लॉ में वो बोल रहा है दैट आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, अगर हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया है, ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील इज इंडिपेंडेंट with another set of allele. ठीक है, लैंग्वेज डिफर हो सकती है. आई वुड प्रेफर, अगर सब्जेक्टिव पेपर में लिख रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज वाला ही लॉ लिखिए. जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई एम जस्ट टेलिंग दिस वन थिंग. ओके, ये क्या बोल रहा है कि देखो, आपने देखा यहां पर कि ये जो कॉम्बिनेशन था, मतलब सॉरी ये वाला हम बोल रहे हैं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन था हमने देखा, ये हमेशा इसी के साथ नहीं है, ये इसको छोड़ के स्मॉल y के साथ भी कॉम्बिनेशन बना रहा है. दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील इज इंडिपेंडेंट विद अनदर सेट ऑफ अलील, है ना. एक कैरेक्टर की जो अलील है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे कैरेक्टर के अलील के इंडिपेंडेंट है, यानी कि दे कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं. जरूरी नहीं है हमेशा राउंड येलो के साथ ही जाएगा, राउंड ग्रीन के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है. तभी तो देखिए यहाँ पे हमें नए कॉम्बिनेशन देखने मिले, जबकि ऐसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो हमें नहीं देखने मिला, क्योंकि वहां पे एक ही कैरेक्टर लेके चले. तो इसके बेसिस में मेंडल ने क्या दिया, मेंडल ने थर्ड लॉ दिया. समझ में आया? ठीक है ना. तो चलिए, ये तो आपका मेंडल का थर्ड लॉ कंप्लीट होता है. उसके बाद अब बात करते हैं, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब ये क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट. ओके, इट इज क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. देखिए, मेंडल ने जब शुरू में अपने ये सब रिसर्च जब बताया था तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था. ठीक है, मेंडल की रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया गया था. क्यों नहीं किया गया था, है ना. मेंडल का जो वर्क है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, नॉट एक्सेप्टेड. Now why it was not accepted? बहुत सारे रीजन थे. एक तो क्या किया था, मेंडल ने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था. ओके, और एक्सप्लेन जो मैथमेटिकली किया वो सब लोगों को, मतलब लाइक उनको सबको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसे मैथमेटिकली हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा, मेंडल ने बोला अलील्स होते हैं, और मेंडल ने ये भी बोला वो पेयर में होते हैं, बट दे नेवर ब्लेंड, आपस में कभी ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, अलग अलग गैमीट में जा रहे हैं. सब लोगों ने इस बात को डिनाई किया या उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है. तीसरा, नो फिजिकल प्रूफ, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया ऑफ फैक्टर, कि मेंडल ने बोला फैक्टर होते हैं, आज की डेट में तो उसको हम जीन बोलते हैं, बट मेंडल ने बोला ये फैक्टर है जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया. देखिए क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि मेंडल ने जब ये रिसर्च वर्क दिया था उस टाइम तक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो डेवलप नहीं हुआ था, तो कोई भी किसी क्रोमोसोम्स किसी के बारे में जानता ही नहीं था, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है. सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि वो कोई प्रूफ नहीं दे पाया. उसके बाद मेंडल ने बोला कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही अलील में, है ना, स्टिल वेरिएशन कैसे आ रहे हैं,
है ना, हाउ इट इज कमिंग, ये इसका भी वो जवाब नहीं दे पाया कि नए नए वेरिएशंस कैसे क्रिएट हो रहे हैं। देखिए जैसे आपने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस में नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं, मेंडल इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, मेंडल का रिसर्च वर्क अप्रूव नहीं हुआ एंड मेंडल गॉट डाइड। ओके, उसके बाद 3 और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके रिसर्च वर्क को वापस से किया। तब तक माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था, सब कुछ डिस्कवरी हो चुकी थी, और फिर उन्होंने इसके रिसर्च वर्क पे काम किया। ठीक है, तो 3 मोर साइंटिस्ट जो इसके काम करने के लिए आए, क्या क्या नाम था, डी व्रिस, कॉरेंस, ठीक है, एंड वॉन टेसिकमैक। ओके, तो ये 3 जो थे, इन तीनों ने क्या किया, मेंडल के काम पे दोबारा रिसर्च किया और वापस से उस चीज को पब्लिश किया। ओके, तो अब जब इसने पब्लिश किया तो इसके बेसिस पे एक क्रोमोसोमल थियरी दी गई। एक क्रोमोसोमल थियरी दी गई किसके थ्रू, बाय वॉल्टर सटन और दूसरा थियोडोर बोवेरी। ओके, इन्होंने एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया फिर, और बोला कि मेंडल के लॉज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय क्रोमोसोम्स के थ्रू। उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स जो है, जब ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न होता है डिवाइड करने का और कॉम्बिनेशंस बनाने का, वो एग्जैक्टली मेंडल ने जैसे समझाया था टी के कैरेक्टर्स को लेके, अलीलिक बेस्ड पे समझाया था, अलील को देखकर समझाया, सेम उन्होंने वही क्रोमोसोम के बेस पे उसको समझाने की कोशिश की। किसको, मेंडल के ही लॉज को क्रोमोसोम्स के थ्रू समझाया। इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने क्या बोला कि शुरू में क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, जैसे कि मान लो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। ओके वेट, आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू एनसीईआरटी डायग्राम ओनली, वहां पे आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी, वॉल्टर सटन एंड बोवेरी ने, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्रोमोसोम्स, जैसे नॉर्मली आप देखते हैं जो हमारे सेल साइकिल में, हमारे डिवीजन में जब क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं तो इसमें आपको पता होगा G1, S एंड G2 3 फेज आती है। G1 में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। S फेज में क्या होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है, यहाँ पे DNA डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो देखिए G1 में यहाँ आया, फिर S फेज के बाद G2 में क्या हो गया, इसका DNA डुप्लीकेट हो गया। यू कैन सी DNA डुप्लीकेट हो गया। ओके, डुप्लीकेट होने के बाद अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो मियोसिस 1 में जा रही है। हालांकि मियोसिस 1 में यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब रहता है, वो डायरेक्ट एनाफेज के पास जा रहा है मियोसिस 1 में। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, जो इनको आप एक दूसरे से दूर खींचते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ लेके जाते हैं। देन मियोसिस 2 एनाफेज में अगेन ये दोनों भी आपस में सेपरेट हो जाएगी एंड एट लास्ट जो जर्म सेल है, यानी कि जितने भी गैमीट्स हैं, उनमें ये सिंगल क्रोमोसोम चले गए। मेंडल ने भी कुछ इस तरह से ही बताया था, है ना, कि अलील के फॉर्म में ये मिल रहे हैं। लाइक सपोज ये है और एक ये है, तो सिंगल सब में जाएगा। जब भी मतलब गैमीट्स आएंगे तो यहाँ पे सिंगल ही अलील होगा, ऐसे अलील भी क्या होगा, सिंगल ही होगा, राइट। अब इसी को उन्होंने कैसे बताया क्रोमोसोम थ्योरी में, एक तो पॉसिबिलिटी एज इट इज़ जो हमने ये वाली करी है ना, सेम पॉसिबिलिटी वही कि एनाफेज में दोनों एक दूसरे से अलग हुए, फिर मियोसिस 2 में एनाफेज में फिर अगेन सेपरेट हो गए और उसके बाद एट लास्ट जर्म सेल बन गई, है ना। ओके, बट पॉसिबिलिटी 2 में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल। मतलब क्या कह रहा है, देखो येलो के साथ यहाँ पे क्या है, रेड है, बट यहाँ येलो के साथ क्या आ गया, ग्रीन आ गया। मतलब कि ये नीचे का पार्ट जो है ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसमें क्या हो गया, ये नीचे का पार्ट एक्सचेंज हो गया और यहाँ पे डिफरेंट। तो यानी थोड़े से अब डिफरेंट वेराइटीज़ आ गई, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब जो सेपरेट होंगे तो यहाँ पे जब रिजल्ट बन के आएगा तो आप देखेंगे ऑरेंज के साथ अब रेड आ रहा है, तो यहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट हो गए। मेंडल ने भी यही बोला कि लेके तो चले थे हम ये वाला, है ना, लेके तो ये चले थे, बट उसके बाद हमें ये भी वेरिएशंस मिल रहे हैं, या फिर ऐसा भी कुछ वेरिएशंस मिल रहा है कि राउंड मिल रहा है और यहाँ पे ग्रीन मिल रहा है। तो यानी कि वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो मेंडल ने उसे अलील के थ्रू समझाया था। यहाँ
सटन एंड बोवेरी ने इसे क्रोमोसोम्स के थ्रू समझा है। इसके बाद अब क्या हुआ, एक क्रोमोसोमल थ्योरी जब उन्होंने अच्छे से समझा दिया, उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया कि ऐसा सच में ही है या नहीं। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया बाय TH या फिर आप बोल सकते हो हंट मॉर्गन। ठीक है, हंट मॉर्गन ने इसका प्रूफ दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किसके बेस पे दिया, ऑन किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, which is Drosophila melanogaster। ओके, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब क्वेश्चन आता है, क्यों भाई ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया, व्हाई इट इज चूजन, जैसे कि पी प्लांट को क्यों चूज किया, ऐसे ड्रोसोफिला के लिए भी तो कोई रीजन होगा कि इसे ही चूज क्यों किया। बहुत सारे रीजन थे। पहला था शॉर्ट लाइफ स्पैन। ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन कैसा था, शॉर्ट, ओनली 2 वीक्स का। ओके, क्या होगा, मेटिंग के बाद मल्टीपल प्रोजेनी, बहुत सारी प्रोजेनी बनती है, तो हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इजीली ऑब्जर्विंग वेरिएशन। ओके, वेरिएशंस जितने भी थे उनको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता था। चौथा, मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्क्रिमिनेट इजीली। ओके, मतलब कि उन दोनों के बीच में इजीली हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कौन सा मेल फ्लाई है और कौन सा फीमेल फ्लाई है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को चूज किया गया। तो समझ में आया क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या दिया गया। एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था विच इज स्टुअर्ट वेंट। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, जो ये रिकॉम्बिनेशन, या फिर इसको 2 मिनट में मैं समझाती हूं। पहले हम लेते हैं एक और टर्म लेते हैं विच इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये समझ में आया यहां तक का। अब आगे बात करते हैं ये लिंकेज क्या होता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो क्या हुआ, जब हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया क्रोमोसोमल थ्योरी के थ्रू और उसमें ड्रोसोफिला में बहुत सारे ऑब्जर्व किए, तो उसने देखा कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया, जैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, वैसा ही इसने जब इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया, तो इसने पाया कि यहाँ पर कुछ क्रॉस के रेशो जो 9331 आना चाहिए वो डेविएट हो रहा है, वो एग्जैक्ट वो रेशो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो जब वो डेविएट हुआ तो उसने फिर एक टर्म समझाई विच इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या बताया उसने, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अलील ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखिए 2 क्रोमोसोम है, दोनों कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, एक मदर से आया है और एक कहां से आया है, फादर से आया है, राइट। तो दोनों पे ऊपर मान लो ये 2 जीन हैं यहां पर। ओके, ठीक है, इनके अलील क्या है, सपोज ये अलील है, एक का कैपिटल एक का स्मॉल है, कुछ भी ले सकते हो, एक ये दूसरा अलील है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब लिंकेज, ये तो नॉर्मली क्या होता है, अब मैंने क्या बताया था, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो कि ए अलील जो है वो बी के साथ हमने बताया, बट ये क्या करता है, बी का हाथ छोड़ के ये स्मॉल बी के पास भी जा सकता है और ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस में, है ना, ये कॉम्बिनेशन भी बना रहा है ऐसे स्मॉल ए छोड़कर ये कैपिटल बी के साथ। तो ये क्या हुए, कुछ नए कॉम्बिनेशन हमें मिले, ये तो ऑलरेडी हमने लिए ही थे ये वाले तो, है ना, बट ये दोनों क्या है, कुछ नए कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो उसके हिसाब से 9331 रेशो आ रहा है। बट जब मेंडल ने देखा लिंकेज के केस में क्या हुआ, ये दोनों जब होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पे जो अलील थे वो बहुत ही पास में थे, दे आर लाइक दिस, इतना पास में, इसको हम बोलते हैं फिजिकल एसोसिएशन। और इतना पास में होने की वजह से क्या हो रहे हैं, ये इसको बी को छोड़ के स्मॉल बी के साथ रिकॉम्बाइन नहीं हो पा रहा,
ये ए के साथ नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक तरह से जुड़ गए, जहां ए जाएगा वहीं बी जाएगा, हाथ पकड़ रखा है उसका। तो यानी कि इसमें सिर्फ हमें ये ही कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, 9331 का रेशो जो है वो डेविएट कर जाएगा, और वो एक्चुअली रेशो किसका होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जैसा रेशो है ना, सेम वैसा ही कुछ रेशो वो फॉलो करेगा, क्योंकि नए कॉम्बिनेशंस बन ही नहीं रहे, या तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा या रिसेसिव आएगा, बस इसके अलावा नया कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हो, इसको हम बोलते हैं लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि आराम से दूर दूर है, दे आर फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और आपस में रिकॉम्बाइन हो सकते हैं, नए नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ये हो गया हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो साइंटिस्ट की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी मुझे समझ में आएगा, पता चलेगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं, ताकि मैं उस पॉइंट को और अच्छे से आपको समझा सकूं, है ना बच्चों। ओके, नाउ एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टुडवेंट। ओके, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने रिकॉम्बिनेशन ये देखा तो उन्होंने क्या किया, यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने क्या दिया, गेव जेनेटिक मैप। ओके, मतलब क्या, इसका मैं समझाती हूँ। जैसे एक क्रोमोसोम है, इस पे ये 2 है जीन है ना, तो उसने बोला इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, वो इन दोनों के डिस्टेंस को मेजर किया, तो इसको उसके बेसिस पे उसने बताया कि सी का पोजीशन कहाँ है। क्या पता सी यहाँ हो, और क्या पता सी यहाँ पर हो, ये तो हम सी नाम दे रहे हैं ना, हो सकता है ये जीन बीच में हो। तो इनकी जब डिस्टेंस को देखा, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की पोजीशंस बताई कि जीन कितनी कितनी डिस्टेंस में है, और सब जीन्स का अलाइनमेंट बताया कि इसके बाद ये ही जीन आएगा, इसके बाद ये वाला जीन आएगा, पूरा जेनेटिक मैपिंग। और ये सब कहाँ यूज हुआ, ये सब यूज हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। वहां पे बहुत ज्यादा यूज हुआ ह्यूमन जीनोम की प्रोजेक्ट, जब उसमें पूरे डीएनए की फ्रीक्वेंसी पता की, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे कि इसके बाद यही जीन आएगा, ये जीन की जगह कुछ और आ सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है एक जीन से दूसरे जीन, इन दोनों के डिस्टेंस को उसने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पर बताया। अब ठीक है, यहां तक तो आप बोल रहे हैं कि मैडम ठीक है, ये पढ़ लिया। अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चन क्या आता है, मैं वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन एक है कि बहुत सारे जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स। देखिए ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, इट इज PYQ ऑफ 2022 का क्वेश्चन है। देखो उसने दिया है A एंड C के बीच में 5% है। ठीक है, फिर मैं यहां पे लिखती जा रही हूँ, B एंड C के बीच में 15%। ओके, फिर इन्होंने बताया B और D के बीच में कितना है, 9%। A एंड B के बीच में है 20%। फिर हम बोलते हैं C एंड D के बीच में है 24%, एंड A एंड D के बीच में है 29%। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमें कैसे पता चला, कैसे बताएंगे किसके बाद कौन सा जीन आ रहा है। लेट्स सॉल्व इट। ओके, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके बीच में दिख रही है, इसके बीच में, यानी कि जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि उतना ही ज्यादा ये एक दूसरे से दूर है। देखिए जितना दूर होगा उतना आपस में आराम से, दूर दूर हाथ है तो आराम से उसका हाथ छोड़ के किसी और के साथ चला जाएगा, है ना, वो आराम से, यानी कि इतनी पक्की दोस्ती नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, आराम से हाथ छोड़ेगा और किसी दूसरे के पास जाएगा, भाई मैं तो तुम्हारे साथ भी फ्रेंडशिप करना चाहता हूं, समझ रहे हो। तो जितना दूर उतना ही ज्यादा वो इजीली उसके साथ ब्रेक करके किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा डिस्टेंस। यानी कि ये तो मुझे श्योर हो गया कि A और D जो है ना वो सबसे दूर है, और उन दोनों के बीच में 29, एक्चुअली ये परसेंट को हटा के हम बोलते हैं सेंट मॉर्गन।
ओके 1% इज 1 सेंट मॉर्गन, ये एक्चुअली उसने एक यूनिट के फॉर्म में बताया डिस्टेंस, तो हम इसको 29 cm भी लिखते हैं। ओके तो यानी इसके बीच में कितनी हो गई 29% हो गई। अब देखते हैं अब और क्या क्या हम पता कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं A और B के बीच में कितनी है 20, तो मैं A और B मैं मान के चल रही हूँ, अभी मैं लेकर चल रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही होगा बट मैं लेके चल रही हूँ कि A और B कुछ ऐसा होगा जिसके बीच में कितनी परसेंट आ गई 20% आ गई, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है C और D 24% है एंड B और B एंड D के बीच में कितनी है 9%। तो देखिए आप इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 29% हो रहा है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि B और D के बीच में कितना हो गया 9% हो गया। यहां तक मिला, यहां तक समझ आया। देखो A एंड B के बीच में 20% हुआ, B एंड D के बीच में 9% हुआ। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आगे। अब वो बोल रहा है C और D के बीच में 24% है, A और C के बीच में 5% है। मान के चलती हूं ये A है और मान के चला कि ये C है, इसके बीच में 5% है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है B और C के बीच में कितनी है, ये B है, देखो B को हिला नहीं सकते, B अब यहीं रहेगा, इसके बीच में 15%। तो देखिए A और B के बीच में कितनी हो गई, अगर मैं यहां से पता कर लगाना चाहूं A और C ये है, C और B ये है, तो A और B के बीच में कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना 20%, वही तो हमने बताया, यानी कि मैं सही जा रही हूं, यानी कि मैं सही जा रही हूं। अब वो बोल रहा है C, ये हुआ हमारा C और C मैं यहां पे ले रही हूं, दूसरे कलर से आपको दिखाती हूं। अब वो बोल रहा है कि C और D के बीच में 24%, तो मैं यहां से ले लेती हूं C एंड D के बीच में 24%। देख लो टोटल A और D के बीच में 29 है, C और D के बीच में 24 है, यानी A और C के बीच में 5% होना चाहिए ना, 29 में से 24 माइनस करेंगे 5%, तो A और C, तो यानी कि मुझे सीक्वेंस क्या मिल गई A, C, B एंड D, दिस इज द सीक्वेंस। समझ में आया, A, C, B एंड D, दिस इज द सीक्वेंस। तो कुछ इस तरह से हम उसको पता करेंगे। ओके चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं एंड लेट्स सी आप उसे सॉल्व कर पाते हैं नहीं, मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या सीक्वेंस होगी उसकी। ओके सो लेट्स सी, वैसे तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन बचा है क्योंकि टफ वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो क्वेश्चन क्या है, इट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन 3 जीन्स, 3 जीन की बता रखी है। पहला जीन है, इसको जीन को नाम दे दिया SC एंड EC 7.6, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। EC एंड CV 9.7%। मुझे एक्चुअली ये करके देना चाहिए था और ये आपसे करवाना चाहिए था, उल्टा हो गया। चलिए CS एंड CV 17.3%। देखिए SC लिखा या CS लिखा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व करके देखिए और मुझे जरूर से इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, मतलब वो बताइए, सीक्वेंस बताइए कि सीक्वेंस इसका क्या होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे PYQ एज अ शॉर्ट्स में मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप वहां पे जाइए, शॉर्ट्स में जाइए और वहां पे आपको पूरा लिस्ट मिलेगा, उसमें से पर्टिकुलर जीन मैपिंग का आप वहां पे पता करके और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे PYQs मैंने उसमें सॉल्व करके डाले हुए हैं, ठीक है। तो वहां से प्रैक्टिस करिए, आपका जरूर से ये अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, एनी डाउट टिल हियर, ठीक है। ओके सो यहां तक। अब इसके बाद एक और टॉपिक होता है इसी के साथ में, विच वन इज ये जो हम क्रॉस की बात करते हैं, है ना, ये जो हम क्रॉस की बात करते हैं, तो इसको मैं अभी डायरेक्ट NCERT से आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि ये, तो लेट्स सी इसे कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है क्रॉस एक ऐसा है, पेरेंटल एक कुछ लिया है, इस पेरेंटल का क्या है, इसमें 2 जीन है, एक 1 मिनट या इसमें 2 जीन है Y एंड W, और दूसरा एक और फीमेल का लिया जिसमें Y+W+ एक दूसरा कैरेक्टर। ओके नाउ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये दोनों ही जीन कितने पास पास है, इनमें फिजिकल एसोसिएशन है जिसकी वजह से स्मॉल y W को
छोड़ के नहीं जा पा रहा है और W प्लस के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही W जो ये वाला है ये Y प्लस के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने इतने पास पास हैं, फिजिकल एसोसिएशन है। F1 जनरेशन में हमें ये रिजल्ट मिला कुछ इस वजह से कि मतलब ये तो एक्सचेंज हो सकता है बट इन जीन के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। जब F2 जनरेशन में इसमें देखा तो पेरेंटल हमें कितने मिले 98.7, यानी कि जैसे पेरेंट्स हम लेके चले थे एग्जैक्ट वैसे ही हमें ऑफस्प्रिंग दिख रही है, कुछ भी नई वेराइटीज़ नहीं दिख रही है, नए कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि राउंड और येलो लेके चले थे तो हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है राउंड और ग्रीन का, रिंकल और येलो का, बट यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% ही है। यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये वाले जो कॉम्बिनेशन है ना ये वाला ये बहुत ही कम बन रहा है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के बहुत फिजिकली एसोसिएटेड है और एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं और दूर दूर नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो F2 जनरेशन में कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला। अब हम ये क्रॉस B देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जीन एक दूसरे से बहुत दूर है, काफ़ी फिजिकल डिसोसिएटेड है, मतलब काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है। तो ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे जीन दूर दूर है तो ये W प्लस M प्लस को छोड़कर ये स्मॉल m के साथ भी कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पेरेंटल देखोगे तो 62.8% है और रिकॉम्बिनेंट भी अच्छा खासा है 37.2, यानी कि नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे अमाउंट पे बन रहे हैं। तो दिस इज़ द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। उसके बेस पे ये क्रोमोसोम्स के बेस पे ये समझाने की कोशिश की गई थी कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस क्या होता है, ठीक है ना। ओके, तो क्लियर हुआ सारी चीजें जितनी भी अभी हमने पढ़ी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, फिर हमने सारी चीजें पढ़ी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड ये जितनी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इसको अच्छे से समझना जरूरी है। एनसीईआरटी रीड जरूरी है, वो जरूर से करना है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी तो आपके लिए भगवान है, राइट, तो वो आपको जरूर से पढ़ना है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन, वी विल टेक इट इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और वहां पे देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, साथ में पेडिग्री करेंगे मोस्ट इजीएस्ट वे में। मेरा ऑलरेडी एक पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक मैंने मतलब पूरा पेडिग्री एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, जो बहुत सारे बच्चों ने उसको समझा है और बहुत सारे उसमें व्यूज है, मतलब लाइक बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। कोशिश करूंगी इन लेक्चर्स में भी मैं आपको उसी तरह से अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और करना क्या है, आपको स्टडी करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। बाय बाय, टेक केयर।